This video is intended solely for educational and motivational purposes. The information, strategies, and experiences shared are general and may not guarantee the same results for everyone. All insights are shared to provide perspective and guidance. Viewers should consult official sources for latest exam notifications, requirements, and guidelines. Please analyze your own situation and select preparations or paths that best suit your individual needs. All actions taken based on this content are at your own discretion and risk. All right. Jai Hind everyone. Jai Hind. So we will start the session and जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है, आपके ग्रुप का नोटिफिकेशन भी देखा है, तो उसी तरह से हम सेशन बिगिन करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्रोबेबली उनके लिए मैं एक बार वापस इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि रिसेंटली जब हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया था तभी मैंने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस पर्सनैलिटी से मिल चुके हैं। हाथ उठाइए जिन्होंने ऑलरेडी उनसे दिवाली में मुलाकात की है, देखा है ना? ओके, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द क्राउड ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं सुना या नहीं मिले। सो प्राउडली आई एम अबाउट टू वेलकम अ प्राउड डीएसपी स्टूडेंट जिनका डीएसपी बैच में प्रमोशन हुआ था फ्रॉम रेगुलर बैच। अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूं एकेडमिक्स की, तो 10th में मोर देन डिस्टिंक्शन स्कोर करने के बाद जैसे रेगुलर इंडियन टिपिकल फैमिली सोचती है कि हमारे बच्चे का परसेंटेज अच्छा है तो उसे क्या लेना चाहिए, साइंस। तो वैसे ही इन्होंने भी सोचा, इनकी फैमिली ने भी सोचा और इन्होंने लिया साइंस। साइंस के साथ साथ इनका एक ड्रीम था कि इनको लेफ्टिनेंट बनना है। लेफ्टिनेंट मतलब इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, जिसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, सीडीएस देना होता है। ओके, सो सीडीएस की प्रिपरेशन भी करनी थी। बट 12th में हुआ क्या कि सेकेंड लाइफ का जब बोर्ड दिया तो वहां पे जो परसेंटेज थे वो नियरली 50 to 55% के अराउंड थे, जिससे हुआ क्या, कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से लो हो गया। और उसके बाद उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके एकेडमिक्स में उनको एक भी केटी नहीं चाहिए या एक भी फेलियर नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेटेजिकली आर्ट्स चूज किया। मतलब इनका जूनियर कॉलेज साइंस से और डिग्री कॉलेज हुआ है आर्ट्स से। उसके बाद सक्सेसफुली 2 सीडीएस के अटेम्प्ट्स दिए, बट उसमें सक्सेस कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स डेस्टिनी जो थी वो कुछ और प्लान की हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन तक कुछ प्लान नहीं किया, प्रॉपर्ली सिर्फ ग्रेजुएशन पे फोकस किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जब प्लान किया कि हाँ मुझे जाना तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही था, उसके लिए काउंसलिंग ले लेता हूँ प्रॉपर्ली, और फिर उन्होंने काउंसलिंग के लिए चूज किया आईआईटीडी को। एंड प्रोबेबली उनके टाइम पे फॉर्चुनेटली उनका जो काउंसलिंग सेशन था वो इन डिटेल लिया था श्याम सर ने। सब श्याम सर को तो जानते हैं। सो डिटेल काउंसलिंग होने के बाद इन्होंने यही सोचा कि मैं प्रिपरेशन भी करूंगा और जितने एग्जाम्स मेरे ऑन द वे आएंगे मैं सारे के सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट दूंगा। बट ऑफ कोर्स बहुत सारी मस्ती के साथ, बहुत सारे पीछे पड़ने के बाद कि ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। सो इस तरह से उन्होंने नियरली 15+ एग्जाम्स जो है वो क्लियर किए उनके गवर्नमेंट के जर्नी में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के जर्नी में, जिसमें से इनके हाथ में ऑप्शन था 5 to 6 जॉब्स को एक्सेप्ट करने का, जिसमें जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आई थी एलआईसी की, एलआईसी एचएफएल हाउसिंग फाइनेंस की, उसको उन्होंने चूज किया। अंधेरी में जॉब पे जाते थे, अराउंड 30 to 40,000 इन हैंड पर मंथ अर्न करते थे और उसके साथ साथ और आगे की प्रिपरेशन करते थे। और उसके लिए इंटरव्यू ट्रेनिंग्स या जो भी मॉक होते थे उसके लिए वो इंस्टीट्यूट भी रेगुलर आते थे। जैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आपको संडे को यहाँ पे आते हुए दिखते हैं। और उसके बाद एक बहुत अच्छी गुड न्यूज उन्होंने दी कि उनका ईसीजीसी का रिजल्ट आ गया है। ईसीजीसी के एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद नाउ ही इज पोस्टेड एट आंध्र प्रदेश एज ईसीजीसी पीओ ऑफिसर और नियरली 16 to 20 लाख पर annum। सो ये वो है जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की ड्रीम है और काफी कम एज में इन्होंने इस चीज को कॉन्कर किया जस्ट बिकॉज इनका माइंडसेट स्ट्रांग था। मैंने पहले भी बताया कि कभी कभी हमें लगता था और हम बोलते थे डोंट वरी नीलेश हो जाएगा, वहाँ पे हमें सामने से ये रिप्लाई आता था हाँ मैम हो ही जाएगा पक्का, आई एम पॉजिटिव विद इट। भले इनके एग्जाम्स कैसे भी गए हो, इंटरव्यू कैसे भी गए, और कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने से वैकेंसी है तो मैं फॉर्म भरूँ या नहीं करूँ। और जब इनको भी ये पूछा गया था कि इतनी ही वैकेंसीज थे, ऑल इंडिया 40 वैकेंसीज थी, तो आपने चूज कैसे किया फॉर्म भरना, तो व्हाट ही सेड के मुझे कितना चाहिए जॉब, एक ही पोजीशन चाहिए और मेरे लिए एक वैकेंसी भी काफी है। सो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई एम सो प्राउड टू वेलकम। और आज उनका बर्थडे भी है। और एक अगर मैं आयरनी की बात बताऊं तो आज ही के दिन वो लास्ट ईयर ईसीजीसी का पेपर देने गए थे। सो प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर नीलेश मेहरोलिया।
बहुत ज्यादा लोग हैं। मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को लगा था कि पीछे के चारों मेरे होंगे, आगे में बैठ के बातें करूंगा। एंड मैं और थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ, वी आर वेरी 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 फॉर्चुनेट, मैंने बताया भी है कि वो स्टूडेंट है जो सामने से मैसेज करके पूछ रहे थे कि सैटरडे को अगर टेस्ट है और सब जन इकट्ठे होने वाले हैं तो मैम मैं आता हूँ, अगर मेरे कोई वैल्यूएबल इनपुट स्टूडेंट को चाहिए होंगे, कलीग स्टूडेंट क्लासमेट्स को चाहिए होंगे तो मैं शेयर करता हूँ। बट कल हमारा टेस्ट नहीं था और डिबेट था, है ना, तो क्लासेस अलग अलग डिवाइडेड थी, तो आपको भी एक ही टाइम पे बुलाते तो कुछ आते कुछ नहीं आते, है ना, और इनके लिए भी बर्थडे से बेटर डे नहीं होता, अगर कल आते तो इनको भी ज्यादा रुकना पड़ता। सो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने यही चूज किया कि मुझे जितना टाइम लगा, मैंने जितने भी ऑब्स्टिकल्स फेस किए वो आगे के और जो क्लासमेट्स हैं वो नहीं करे, इसलिए आज उनकी चॉइस थी एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी प्राउड अगेन। सो पूरे IITD के तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच नीलेश, थैंक यू सो मच। कल के लिए मैंने सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि कल मैं ज्यादा होश में होता, आज मैं तो होश में नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे घर पे पहुंचा था और फिर से 7 बजे उठ के यहाँ पे आया हूँ इसके लिए। यस नीलेश, जर्नी शेयर करो कुछ अपने बारे में, जो मैंने बोला सही बोला? सही बोला है। The only thing was कि फेलियर तो ठीक है, 12th में जब मेरे परसेंटेज कम आए थे तो क्या ही, मेरे को सिर्फ एक मोटिव था कि 80 नहीं चाहिए, साइंस अपने से होने नहीं वाला, तो थोड़ा तो आर्ट्स ले लो। सेकेंडली ग्रेजुएशन पे फोकस बोला हमने नहीं किया, लॉकडाउन मैं एक्चुअली रियलिटी बता रहा हूँ कि उसके बाद में भी यहाँ हूँ। तो ये ग्रेजुएशन में इन्होंने तो फोकस कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, पीछे तक आवाज आ रही है ना। तो ग्रेजुएशन में फोकस नहीं किया, लॉकडाउन में ऑनलाइन में पास हो गया। एग्जाम ऐसे देते थे कि सब लोग साथ में बैठ के देते थे, 5 जन हम लोग 5-6 जन, तो गूगल कर रहे हैं कि जैसे करके पास होते, सब लोग ऐसे ही होंगे जो लैपटॉप में पास हुए, किसी ने नहीं पढ़ाई की। बस और कुछ नहीं, बाकी तो मैम ने सब सही बताया। सो डिफिकल्ट ग्रेजुएट, ये जो जर्नी चूज की वो कब चूज की, ग्रेजुएशन के पहले या उसके बाद? ग्रेजुएशन के पहले कौन सोचते करियर में? ग्रेजुएशन के पहले सिर्फ एक था कि मेरे को 12th तक दोस्तों ने 4-5 लोगों में एनसीसी में था, तो दोस्त लोगों में ऐसा हो जाता कि नहीं भाई आज प्रॉपर निकल आर्मी में रहेंगे, देश की सेवा करनी, तो वो भर दिया था अंदर। तो बोला ठीक है, एनडीए के एक एग्जाम देने गया, अभी ना कुछ पढ़े लिखे, नासिक में पोस्ट जबरदस्ती हम लोगों ने नासिक में ली, ये हमारा सेंटर नासिक में है, मुंबई में भरा ही नहीं हमने, सीधा नासिक से भरा। हमारा मोहन मेटू नासिक जाने का सिर्फ ये था कि हमें हरिहरगढ़ पे ट्रैकिंग करने वाले हम लोग गए थे ट्रैकिंग की, नेक्स्ट डे एग्जाम में सो रहे थे, 6 घंटे का एग्जाम होता है विद 2 आवर का ब्रेक, क्या करेंगे 6 घंटा, कुछ आता तो है नहीं, सो गए। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी और कुछ नहीं आता। हम 2 जन गए थे मैम, मैं और मेरा एक दोस्त गया था, तो हम 2 जन गए थे, हम दोनों को ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम हारे तो सिर्फ मैथ्स में हारेंगे, मैथ्स ही हमें हरा सकता है, इंग्लिश हमें हरा दे इज पॉसिबल, इंग्लिश हरा नहीं सकता, ये हमारा नहीं होगा। और जीएस तो क्या ही हो, तो बच्चों का पूछेंगे, ये लगा था कौन से एकदम मालूम पड़ा कि ठीक है सो जाते हैं, क्लास में बैठे थे, वो वहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, 2 महीने उसको पीछे देखा, वो भी सो रहा है, मैं भी सो जाता वाला जाने दो, सीडीएस की तैयारी करेंगे, क्योंकि एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था उस टाइम पे, उसके बाद में और नहीं दे सकता था, तो फिर उसके बाद में सीडीएस के लिए केटी नहीं चाहिए, लटक जाऊंगा, 1 साल वेस्ट होगा, तो विदाउट केटी मैंने कंटिन्यू किया, आर्ट्स में चला। फिर उसके बाद में सीडीएस दूर की नहीं थी, दूर की नहीं, डिल्यूजन में था, क्या करूं, करियर कुछ पता नहीं, करियर के बारे में भी तब सोचा जब ग्रेजुएशन खत्म हो गया। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बहुत लोग ग्रेजुएशन के पहले से हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा वरदान है कि मैं आप लोग ग्रेजुएशन के पहले करियर के बारे में सोच रहे हो, एटलीस्ट सोच तो रहे हो। मेरा तो कुछ नहीं रहा है, तो अपने इवेंट्स में चले गए, 400 रुपये सजा था अपना, वही था अपना। तो मतलब ग्रेजुएशन के पहले सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात है सच्ची में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद में मेरे दिमाग में टेंशन आया था कि अब क्या करूँ, और कुछ आता पता नहीं। तो घर वाले फोर्स कर रहे थे कि जा गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ट्राई कर सकता है, क्योंकि सबको लगता है कि हर किसी की माँ को लगता है कि उसका बच्चा आइंस्टाइन है, वो जितना यूज नहीं करता उससे ज्यादा दिमाग उसके पास है। मेरे घर वालों को लगता था कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मेरे को तो हर बार इसलिए लगता था क्योंकि he is the only child with no siblings।
हाँ, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे भेजा शाम से काउंसलिंग की, उसके बाद में एग्जाम के बारे में मालूम पड़ा और फिर मैंने आगे कंटिन्यू चालू कर दिया। मेरा पहला मोटिव, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन शाम को यही पूछा था कि सीडीएस के लिए आप प्रिपेयर करवाते हो क्या, अगर करवाते हो तो मैं आऊँगा। बट द थिंग इज कि उन्होंने बताया कि सीडीएस के अलावा और भी एग्जाम होते हैं, तो मैंने घर पे डिस्कस किया, तो मौका बोली ट्राई कर ले, जाके देख क्या होगा। नहीं हुआ था, 30,000 की होंगी, 30-35,000 उस टाइम में मेरे टाइम पर 30,000 होंगी, 2 साल की 2-2.5 साल पहले। तो पापा ने बोला था 35,000 मिस होगा, और हो गया तो फिर उतना तो हर महीने कमाएगा कम से कम। ठीक है, हो गया, आ गया। फिर उसके बाद में लगा ना, स्टार्टिंग में सीडीएस ही किया मैंने 2 साल, 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, 1 साल में हर साल 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों में फेल हुआ। फिर मैं बोला कि अब मैं 22 का होने वाला हूँ, आई शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स। तो फिर मैंने 2-3 महीना खुद को टाइम दिया कि क्या करूँ, एसएससी चूज करूँ कि बैंकिंग चूज करूँ। तो वो 2-3 महीने में बाय गॉड फिर एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स थे, लाइन अप थे। तो मैं एसएससी के एग्जाम देने जाता था, तो मेरे को उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं सच्ची में कर पाऊंगा क्या 1 साल के अंदर एसएससी की, क्योंकि एसएससी का रिजल्ट आने में ही 1 साल लग जाता है। फिर उसके बाद में मेंस का रिजल्ट आने में अलग 1 साल लग जाएगा। बोला 24 तक में खाली एग्जाम देते बैठूंगा फ्री में, तो बेटर मैं बैंकिंग चूज करूँ, क्योंकि बैंकिंग के रिजल्ट जल्दी आते हैं। विद इन 1 ईयर आपको पोस्टिंग वोस्टिंग मिल जाएगी, आप जाओ चलना से निकल दो पैसा। तो बैंकिंग चूज किया, बैंकिंग मैंने एग्जाम देने चालू करे थे। स्टार्टिंग में बैंकिंग के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैथ्स मैं आया कुछ नहीं आता था, जब ऊपर से जाता जो स्टेज पे आप लोगों ने, मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का होता था, तो जिस स्टेज पे अगर आपको मैथ्स आता है, नहीं आता, स्टार्टर हो, बिगिनर हो, जिसको कुछ नहीं आता ना, मैं वहीं से यहाँ तक पहुँचा। ये जो भी एग्जाम है आप लोगों को लगते होंगे बहुत ज़्यादा टफ है, या इट इज़ फॉर द स्मार्टेस्ट ऑफ द ऑल। लाखों का कंपटीशन है, उसमें से जो 100 लोग सबसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे वो लोग को जॉब मिलेगा, गलत। जो 100 लोग सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहेंगे उन लोगों को जॉब मिलेगा। आप लोगों का कंपटीशन हर दिन वो लाखों लोगों से बिल्कुल नहीं है, ना वो लाखों लोगों का आपसे। आप लोगों का कंपटीशन आपके कल वाले वर्जन से, कि आर यू बेटर देन योरसेल्फ जो कल था। ये चीज समझने में बहुत टाइम लग गया था मेरे को, इसके लिए मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए थे पढ़ते वेस्ट नहीं किए थे, इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। ये 2 साल में भी मैंने वहाँ पे पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये चीज़ मेरे को थोड़ी जल्दी समझ जाता, मैं नहीं चाहता कि आप लोग का भी टाइम उस चीज़ पे वेस्ट हो कि एक टाइम पे जाके आप लोगों को लगे कि यार नहीं हो रहा पता नहीं क्या करें। तो वो टाइम पे आती ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में पॉपअप कर जाती है। तो मेरे टाइम पे शाम सर से मैं साइमा मैम से रेगुलरली इन टच था, फिर फैकल्टी से बात करता रहता था कि क्या है क्या समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि 2024 मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ दिसंबर तक तो मैं छोड़ दूँ। छोड़ दिया इंटरव्यूज में छोड़ने लगा, तो ऐसे आता है ऐसे, क्योंकि बट ऑब्वियस लड़कों के लिए ऐसा होता है कि 23-22 तक अगर आपने जॉब करना स्टार्ट नहीं किया तो बाय द एज ऑफ 35-40 तक आप खाली वही 30-35 हज़ार चल रहे। तो इसके लिए मैं फिर लगा करता था 2 साल, लास्ट ईयर तक दे दिया था। चलो, सो नाउ स्टूडेंट्स जितने भी आए हैं हमारे, वो भी अपने अपने मन में कुछ ना कुछ क्वेरी लेके आए हैं, तो उससे ही शुरू करते हैं। कौन स्टार्ट करेगा? यस, एज एक्सपेक्टेड। जैसे कि भाई अभी आप बैंक पीओ बन चुके हो, लेकिन आपके अंदर अभी वर्दी की चाह है कि सीडीएस का तो सोच के आया? देखो सीधी बात है, मेरा एनसीसी बैकग्राउंड है, मैं जूनियर डिपार्टमेंट एनसीसी में था, तो बट ऑब्वियस वो एक हमेशा अंदर रहेगा कि वो चीज़ मैं कभी अचीव नहीं करता। वो टिल द एंड ऑफ द टाइम, जब तक मैं इस जॉब से भी रिटायर नहीं होता तब तक मेरे अंदर रहेगा। बट द थिंग इज कि अपनी चीज़ जाती, तो मैं उसके लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ कि यार नहीं कर पाया, बट और कुछ नहीं कर सकता। बट ठीक है, जब हर महीने सैलरी आ जाती तो लगता है हाँ ठीक है फिर तुम करके। एंड ऑल्सो एक चीज होती है ना कि अगर आप दूसरों को इंस्पायर कर पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो, है ना, जो मैं बोलती हूँ कि अगर निवेश उसी पे रहते कि 24 तक मेरा एज लिमिट है और मैं अटेम्प्ट देते जाता हूँ तो आई डोंट नो क्या होता। बट नाउ वो मोमेंट है कि आज वो 24 के है एंड प्रोबेबली 1 ईयर गुड जॉब विद अर्निंग सच अ गुड पैकेज, ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। तो ये वर्दी की तो एक चाह होनी चाहिए, बट ये मन में उससे बड़ी चीज होनी चाहिए कि नाउ मैं उस मोमेंट में खड़ा हूँ जहाँ पे मैं और भी लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ या इंस्पायर कर पा रहा हूँ। एंड ऑल्सो लास्ट टाइम पे ही ऑल्सो गिव अ स्टेटमेंट कि उनकी चीज है, मतलब ही इज एम्बिशियस। एक चीज होती है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जैसे मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है, थोड़े भी अच्छे मार्क्स आने लगते हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड में डिफरेंस आता है, थोड़े से आपके जो टास्क होते हैं ना आप उसमें थोड़े से अलग होते हो। सो प्रोबेबली वो चीज निवेश में अभी मैंने नहीं देखी है ना, आफ्टर क्लियरिंग ईसीजी, आफ्टर वर्किंग इन ईसीजी
UPSC also, he is aiming for UPSC. So वो probably उससे भी बड़ी बात है, right? So thank you Sagar for wonderful question. CDS की तैयारी कर रहे नहीं हो? SSC SSC में भी वर्तन सीरियल इंस्पेक्टर बन गए। हाँ जुल्सा बोला nowadays we can't rely on SSC. कर सकते हैं। आपसे बोला that you are working. ठीक है, उसके साथ आपने प्रिपरेशन कैसे की? बिकॉज मेरे लाइफ में जो सेम स्टेज आ रहा है एंड आई थिंक वी नो ईच अदर, हम लोग क्लासमेट थे सबसे हार्ड है मुंबई में जॉब करते करते पढ़ाई करना। मैं यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहा था जब मेरा जॉब था, और मैं वहाँ पे भी करता हूँ थोड़ा बहुत जब मेरे को टाइम लगता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं मुंबई में सिर्फ 3 घंटा ट्रैवलिंग के लिए देता था, और उसके बाद में सिर्फ 3 घंटे की ट्रैवलिंग नहीं है, ऐसा लगता है कि 3 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद में 3 घंटे की ट्रैवलिंग के साथ में आता है कम से कम 3 घंटे का लैग। इतनी नींद आती है ना और इतनी थकान होती है कि पढ़ाई में तो मन लगता नहीं। बट देन टू एक चीज होती है कॉफी करके मैं रात को बैठता था जब भी मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं बता देता हूँ मेरे से मोटिवेट मत होना कोई भी, क्योंकि वो बहुत गलत आदत थी और अभी भी गलत ही है वो। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैं सिर्फ 3 घंटा सोता था, 24 में से 3 घंटा सो रहा था, 8 घंटे की जॉब कर रहा था, और उसके बाद में घर पे आने के बाद में मेरे जेब में 10-10 कॉफी के पाउच रहते थे, और कॉफी के पाउच 10 पूरे के पूरे रात भर में खत्म करता था। 4 बजे सोता था, फिर 8 बजे उठ के 7 बजे उठ के फिर अपने जॉब के लिए निकलता था। तो उस टाइम पे सब कुछ लाइंड अप, ये कभी मत करना, कोई मत करना, कोई मत लेना जब तक तुम लोग का ऐसा नहीं चल रहा। ये लोग जो मिल रहा है मैं गवर्नमेंट ही लो, और उसके बाद में सेटिस्फाइड हो जो भी अचीव कर रहे हो, क्योंकि जो भी तुम ले रहे हो तुम अचीव कर रहे हो, तो तुमसे सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये जॉब से जो अचीव कर रहे हो उससे जॉब से सेटिस्फाइड हो, जो अचीव किया उससे सेटिस्फाइड हो गए तो आप वहीं पे रुक जाओ। ट्राई टू बी बेटर देन योरसेल्फ इन रीडिंग। Anybody else? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड मेरा डाउट ये है कि आप प्लीज़ मुझे ACCPO का सिलेबस पैटर्न और ज़्यादा मतलब जीके का अगर प्रिपरेशन करना है तो कोई प्लेलिस्ट सजेस्ट करेंगे जिससे आपने सब मैं सबको अपने सोर्सेस खुला था। किसी के लिए ऐसे कुछ ऐसा प्रॉपर अलग से कोई सोर्सेस नहीं है। अगर कोई मार्केट में किसी अलग से बुक बेच रहे हैं तो वो कुछ मतलब की नहीं है, मत देना। पॉकेट में पैसे ऐसे बुक्स में डालो तो पैसे फॉर्म में डालो, बेटर होगा। और किसी के लिए ऐसा कुछ अलग सोर्सेस नहीं है। बैंकिंग और IBPS का जो है सेम सिलेबस है। कंप्यूटर थोड़ा सा अलग, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। हाँ मोस्टली ना मुझे सिर्फ कंप्यूटर और GA का ही चाहिए, मतलब ज़्यादा किधर से टॉपिक्स आएंगे अगर आएंगे तो फिर बाकी जो जैसे कि स्टैटिक GK ज़्यादा आएगा, करंट अफेयर्स ज़्यादा आएगा, करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, तो मतलब कहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई पहले से कोई फॉलो कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करो, अचानक से चेंज मत करो एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि GA का तो हर किसी का अलग अलग होता है और अचानक से चेंज करना आप लोगों की पढ़ाई में इफेक्ट डालेगा। बट जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं GA उनका खाली ये अच्छा है कि वो रोज न्यू करंट अफेयर्स के साथ में जो उस पॉइंट के साथ, जैसे SBI का कोई करंट अफेयर आ गया इन न्यूज, SBI का डायरेक्टर चेंज हो गया या CEO चेंज हो गया, तो वो उसके साथ में SBI के रिलेटेड पिछले पूरे हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में पूरी जो भी न्यूज आई होंगी वो उसको रिवाइज करवा देते हैं। तो मतलब ज़्यादातर करंट अफेयर्स आता है एंड वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रिलेटेड टॉपिक्स कुछ पूछते हैं, मतलब जो वैसा है। एंड ये क्या रहता है, मतलब जो उसमें 2 एग्जाम्स रहते हैं ना, ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग भी, तो जो ये 200 मार्क्स का पेपर क्लियर करता है उसको देने को मिलता है या दोनों साथ में देने को? दोनों साथ में। मेंस का हर किसी मेंस का जैसा रहता है, IBPS SBI और RRB प्लस NISC सारे मेंस का ये है कि आप लोगों के पहला 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, उसके ठीक बाद में आपका ऐसे और प्रिसाइज चालू हो जाता है और उसको आपको ऑन द सेम टाइम करना होता है। उससे ये मतलब नहीं कि आप ये पास करोगे तो ये देने मिलेगा, ऐसा कुछ। एंड ये इसमें टॉपिक्स मतलब कैसे आते हैं, मतलब हमको पता होता है पहले से कि नहीं, ऑन द स्पॉट रहता है? ओके। एंड जो बाद में मेरिट निकलता है वो टोटल 240 में से निकलता है, 250, बट 200 मार्क का पेपर और ऐसे मेरे टाइम पे 50 था। अच्छा, कट ऑफ कितना जाता है ज़्यादातर? मोस्टली आपने भी दिया था तब कट ऑफ कितना गया था? आउट ऑफ 200 डिस्क्रिप्टिव अलग से। टोटल कितना टोटल भी कट ऑफ जाता है ना?
कट ऑफ आपके एक्सपेक्ट 92 93 जाता। जब इमीडिएट रिजल्ट आता है ना तो आपको मार्क्स वगैरह कुछ पता नहीं चलता, वो तो बहुत बाद में पता चलता है। मैंने चेक भी नहीं और करा पता लगा खुश रहते हो क्या, मेरा तो हो गया ना। बाद वो में इनके साथ हुआ है। बट अगर 200 में से मैं बताऊँ आपको NIC और ECGC NICL इसका तो नियरली 90 to 104 या 110 ये आप रेट समझ। बाद में इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड होते हैं उसमें। हाँ, हाँ जो इंटरव्यू और एग्जाम का होता है वो 80-20 का रेशियो होता है। 80% ऑफ योर एग्जाम, 20% ऑफ योर इंटरव्यू। मेरा थिंकिंग जब तक मैंने ECGC का इंटरव्यू नहीं दिया था और मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं लगा था तब तक मेरा ऐसा था, मैंने मैम को भी बोला था कि मेरा रिटर्न काफी अच्छा जा रहा है तो मेरा इंटरव्यू मैं नहीं भी दूंगा तो भी निकल जाएगा। बट ये थिंकिंग सच्ची में गलत है, क्योंकि जब हमारा इसका रिजल्ट लगा था ECGC का तो वो टाइम पे ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से लगा था जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स है। जो सबसे टॉप पे था मेरे को आज तक उसका नाम याद है, विक्रम चौरसिया, वो बंदा फेल हुआ। मेरे जितने ECGC के एग्जाम के टाइम पे रिटर्न में और डिस्क्रिप्टिव में मिला के मार्क्स थे, मेरे को डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 50 30 मार्क्स आए थे, तो मेरे टोटल मिला के 128 मार्क्स थे। उस अकेले बंदे के 126 मार्क्स सिर्फ रिटर्न में थे, फिर भी वो फेल। इंटरव्यू गलत, इंटरव्यू से अच्छा नहीं है। वो भी इंटरव्यू प्लेस का टर्निंग टेबल पॉइंट, जहाँ पे मैंने अगर आपके बेसिक एग्जांपल बोला तो आपके ग्रुप में BCCD के जो सिलेक्शंस हुए थे ना 27 उनका मैंने चार्ट डाला था, उसमें रैंकिंग लगी हुई थी। वो रैंकिंग पूरी की पूरी इंटरव्यू के मार्क्स आते ही चेंज होती थी। तो वहाँ पे वो एक पॉइंट आता है इंटरव्यू में, अगर आपका मतलब बेस्ट नहीं जाना चाहिए बट एटलीस्ट आप दिल से इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है इतने सालों में इंटरव्यू नाम के लिए जाते हैं और इसीलिए बहुत सारे मॉक्स भी होता है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, जब आपके टाइम पर 40 वैकेंसीज थे तो फॉर्म कितने भरे कॉम्पिटिशन के? 2.5 लाख, थैंक यू। 2.5 लाख क्या? Anybody else? चलो ठीक है, तुम लोग टाइम लो, थोड़ा चिल ऑफ हो जाओ आराम से। टाइम तो अगर किसी को और कुछ क्वेश्चन देंगे तो अच्छी बात है, बट तब तक It is nice कि students point note down भी कर रहे हैं। हाँ, पूछा। मेरे को तो शक्ल रीड करनी पड़ती है। तुमची स्ट्रॅटेजी काय होती स्टडीसाठी, म्हणजे किती टाइम द्यायचा तुम्ही स्टडीला? तुम्हाला मराठी येते ना? मस्त मराठी येते। मैं हिंदी में बोलूँगा। स्ट्रैटेजी ऐसा स्टार्टिंग के 1 साल में तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। स्टार्टिंग के 1 साल में पूरा लॉस था, कंफ्यूज था क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं था। जो दिखता था सब पढ़ लो, ऐसा था मेरा। बट जो बेसिक लेवल पे हैं अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो लोग के लिए, तीनों के लिए स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। बेसिक, इंटरमीडिएट और अभी एडवांस लेवल पे हैं जिनको आता है। एक्चुअली एडवांस लेवल का मतलब ये है जिनको अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स आते हैं। सारे तो नहीं, मेरे को भी नहीं आते सारे तो, बट ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। तो वैसे जो बेसिक है वो लोग अभी तो सीधी बात है एक्यूरेसी पे फोकस करो, मार्क्स से ज़्यादा। मार्क्स कहीं नहीं लिखे जाने वाला। जैसे मैंने अभी रिदम का बताया 128 मार्क्स आउट ऑफ 40 कुछ नहीं होगा। मार्क्स आपको सिर्फ एग्जाम पास करवाएगा, जॉब दिलवाने का काम आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सोच के ऊपर है। तो स्टार्टिंग से ही मैं बोलूँगा कि आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करो, डोंट गो फॉर द मार्क्स। बेसिक वालों की बात करो और ट्राई करो कि रोज आप मैथ्स का वीडियो देखो और अरिथमेटिक के टॉपिक्स खत्म करना। क्लासेस में तो होता ही है, बट आप क्लासेस ऐसा सोचोगे कि हफ्ते में एक लेक्चर से आपका मैथ्स कवर हो जाएगा, दैट्स नॉट द थिंग। आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश रोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन जो बाहर बैठा है जिससे आपको कंप्लीट करना है उस एक वैकेंसी के लिए, वो रोज करना है। तो रोज मैथ्स के टॉपिक्स उठाओ, खत्म करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में जब मेरे को एक समझी तो मैं 2 घंटा मैथ्स, 1.5 घंटा 2 घंटा मैथ्स को देता था और धीरे धीरे एंजॉय करने लग जाता। मैं जिसको समझ में, जिसको भाई मैथ्स से बुरा लगता है ना मैथ्स, मैं सबको बताता हूँ स्टार्ट करो, अच्छा लगने लग जाता। मेरी भी वही जर्नी है। मैंने स्टार्टिंग में मैथ्स हेटेड, कुछ नहीं आता। 10th के बाद में मैथ्स कभी हाथ नहीं लगाया। आफ्टर 5 साल में सीधा मैथ्स ही पढ़ रहा था। मैं आया तो यही क्लासरूम में वहाँ पे बैठा था। यहाँ पे प्रथमेश सर सिखा रहे थे, उस टाइम पे प्रथमेश सर होते मैथ्स के, वो सिखा रहे थे और मेरे सब ऊपर थे। मैं टेंशन में आ गया, बोला मेरे लिए नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मैं ऑन द सेम डे जाने वाला था, वापस भी नहीं हो रहा मेरे से। मैं मैम के उसमें जाके सर को बोलना कि सर मेरी फीस वापस कर दो, मेरा ट्रायल लेक्चर था, मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा। बट ठीक है, इन द एंड ऑफ द डे किसी ने मेरे को रोक दिया। एक है अभी भी यहाँ पे अपना फोन करके, तो उसने धीरे धीरे मेरे को मैथ्स सिखाया। मैं हर किसी से मैथ्स करता हूँ, मेरे को जब जो मिल रहा है ना कि में हाँ कि बैठा हुआ है, मेरे को मैथ्स करता आइए कैसे करते हो।
हर किसी को जिसको जो आता है वो सीखते रहो। तो स्टार्ट में मेरे को जब यूट्यूब पे सोर्सेस मालूम पड़ने लगे तो जो सोर्स मालूम पड़ा मैंने वहाँ से पढ़ाई करनी था। सर और एक क्वेश्चन था मेरा, जो 5 साल 6 साल 4 साल की पढ़ाई कर रहे वो नाही लागले म्हणजे ते लागत नाहीये कारण त्यांना बघून असं वाटतं की आपण कुठे लागणार आहे जॉबला, म्हणजे असं डिमोटिवेट होऊन जातं। एक गोष्ट ये 5 वर्षापासून करते हैं, 5 साल से जो कर रहे हैं 5 साल से नहीं हुआ, क्या डर रहे हो? आपका कंपटीशन मैंने पहले ही बोला कि आपका कंपटीशन आपसे हो। 5 साल वालों को क्या देखना है? जब मैं पहला एग्जाम देने गया था सीधी बात मुझे आता है, पहला एग्जाम देने गया था तो वहाँ पे एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन वाले वो लोग आते हैं और बहुत लोग जॉब कर रहे हैं जिनकी फैमिलीज है, तो फैमिलीज हैं इन जनरल लड़कों के बाल उड़ जाते हैं जब टेंशन आ जाता है, तो फैमिली का टेंशन, शादी करनी तो टेंशन बाल उड़ गए खत्म, ऐसा वाला। तो वहाँ पे वैसे लोग आते थे। मेरे पहले एग्जाम में मेरे को ऐसे लोग दिखे और मेरे ऐसे पूरा रो में ना 3-4 लोग इस तरफ 2-3 लोग इस तरह थे, चलो तो 2-3 लोग ऐसे सब बैठे हुए थे और सब ऐसे आधे कोई बहुत एज में है, तो मेरे को देखते कि ये चीज करना लगा था कि भाई ये लोग अब तक पी रहे तो मेरा क्या होगा। ठीक है ना, एक एग्जाम के बाद में वो चीज निकल जानी चाहिए। ठीक है, अगर उसका तब तक नहीं हो रहा तो फिर मेरे को उससे क्या ही डरना है। डरो उनसे जो हर साल आपके लेवल पे आके आपको कंप्लीट करके आगे जानी है। आप अभी हो, कल के दिन पे और इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन में से कोई ना कोई वापस सोचेगा, मतलब 140 तो नहीं बट यंगस्टर में से कोई ना कोई सोचेगा 20 से 30 वर्ष वालों में कि यार गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई करना। एक एग्जाम देगा, फेल होगा, नेक्स्ट एग्जाम में वापस वो थोड़ा पढ़ाई करेगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास, मैंने खाली एग्जाम इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कभी प्लान भी नहीं सोचा। प्लान भी होना जरूरी है, बीइंग अ पर्सन जहाँ पे सब लोगों को ऐसा लगता है कि प्लान भी होना जरूरी है, होना भी चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर प्लान भी होता है, ये मेरी खुद का ईगो वाली बात है, तुम लोग इसे देखना, बट मेरे हिसाब से अगर प्लान भी होता है तो तुम्हारे पास में एक लीवे होता है एग्जिट का। जो चीज तुम कर रहे हो ना वो चीज तुमको छोड़ के जाने के लिए एक रीजन होता है कि हाँ ये तो है ना, ये कर सकता हूँ। मैंने कभी प्लान भी सोचा ही नहीं। मेरे को जब पहले साल में फेल हुआ ना, पापा को लगा था कि 6 महीने में हो जाएगा, 7 महीने में हो जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। पापा ने मेरे को ये कभी नहीं बोला कि तू छोड़ दे या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे को सजेस्ट करना चालू कर दिया था कि प्लान बी भी सोच, सिर्फ एक से नहीं होगा, ट्राई कर, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। और तब मेरा दिमाग बस यही है मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मेरे को जो आता है यार। और सर ये भी बोलता है कि मेंस और मुझे प्री जो है बहुत इजी है, बहुत इजी है। इतने मुझे इंग्लिश में मुझे फोटो बोलण्यासारखी इजी आहे की असं निघून जाते म्हणतात। बोलायला लोक हे पण बोलतात की गव्हर्नमेंट एग्जाम्स मध्ये सगळ्यात इजी बँकेचा एग्जाम। बोलने लोग ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा इजी बैंक का एग्जाम है। जिसने दिया है उसी को पता है, लोगों को बोलने दो। जब मैं LIC में था तब मेरा आउट ऑफ 40 वैकेंसीज में मेरे को पता है मैंने वो 40 वैकेंसीज के लिए कितनी मेहनत करी थी। मेरे को LIC में जब मेरा वो चीज मैंने बताई थी कि आउट ऑफ 40 वैकेंसीज पूरा ऑल ओवर इंडिया में मेरा एक वैकेंसी में नाम निकल गया और मेरा गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे 3-4 लोगों ने खाली ये बोला था अरे नसीब है भाई तेरा। तो मैंने उसको कभी काउंटर इफेक्ट नहीं करता कि भाई ठीक है तेरे हिसाब से मेरा नसीब है, मेरे हिसाब से मेरी मेहनत है। थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा पार्ट 1 विद नीलेश मेहरोलिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी, चैलेंजेस एंड EC जैसे PO के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए हैं। आप देख ही रहे हो, नीलेश की जर्नी एक रिमाइंडर है कि राइट स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। सो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें नीलेश ने और भी एग्जाम वाइज स्ट्रैटेजीज, SSC और CDS जैसे एग्जाम्स के लिए गाइडेंस और कुछ पावरफुल टिप्स शेयर किए हैं जो आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली बूस्ट देंगे। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।